Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we will going to do the leftover questions of unit 2 of entrepreneurship development. In the previous video we have already covered question number 1 to question number 6, right? So आज हम जो है इसके बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लेंगे और यूनिट 2 जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी. What abilities are required to cope up with the entrepreneurial risk? अगर आप एक एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उसको रिस्क से कोप अप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए. रिस्क टेकिंग इज सिनोनिमस विद एंटरप्रेन्योरशिप. इफ़ यू स्टार्ट एन एंटरप्राइज देन देर इज एन इनबिल्ट रिस्क, right? To start and support and business, entrepreneur has to put career, personal finance and even mental health in stake. कहीं ना कहीं एक entrepreneur को अपने पूरा का पूरा करियर, उसके जो फाइनेंस सेविंग्स हैं या मनी है, प्लस जो उसकी मेंटल हेल्थ है, उसको दाव पर लगाना पड़ता है अगर वो कोई भी नया धंधा शुरू करता है. द रिवॉर्ड्स ऑफ entrepreneurship often outweigh the personal risk, but one has to be prepared to live this type of lifestyle. जब आप कोई भी एंटरप्राइज खोलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको पर्सनल रिस्क का भी सामना करना पड़ सकता है, बट अगर आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है तो आपको जो है उसी लाइफस्टाइल के साथ जो है कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. टू बी सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर ही एंड शी हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड for the risk and challenges that come with it and must have following abilities to cope up with the entrepreneurial risk. अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है ये सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए रिस्क और चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू सेक्रीफाइस द पर्सनल कैपिटल. देखिए, अगर आप अपना खुद का कोई भी धंधा शुरू कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एनफ फंड्स हों, राइट? तो उसके लिए आपको जो आपकी पर्सनल सेविंग्स है प्लस आपके जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सारे के सारे अपने एंटरप्राइज को चालू करने में लगाने पड़ते हैं. तो कहीं ना कहीं उससे जो आपकी पर्सनल कैपिटल है आपको वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. बट अगर आपको हैवी रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी जो मनी है वो एज अ कैपिटल जो है बिजनेस में लगानी ही पड़ेगी, राइट? एबिलिटी टू इन्वेस्ट पर्सनल टाइम एंड हेल्थ. इसके साथ साथ क्योंकि वो आपकी खुद की एंटरप्राइज है तो आपको जो है लिमिटेड आवर्स काम नहीं करना, आपको इवन अनलिमिटेड आवर्स विदाउट थिंकिंग कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क आप उसमें पुट इन कर रहे हो, आपको कंटिन्यू जो है वर्क करना है, राइट? चाहे वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम देना हो बिजनेस ऑपरेशंस को या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मीटिंग करनी हो और या फिर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड या आपको फैक्ट्री सेटअप करना, तो वो सारे जितने भी ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ हैं तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो आपकी खुद की एंटरप्राइज है. एबिलिटी टू अबंडन अ स्टेडी पे पैकेट. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी करियर के अंदर जब आप घुसते हैं तो अगर अगर आपके पास पहले से ही कोई जॉब है तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी. अगर आप किसी दूसरे करियर में भी हैं तो आपको अगर एक एंटरप्राइज शुरू करनी है तो आपको वो करियर भी वहीं स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको एक एंटरप्राइज खोलनी है तो उसके लिए आपको सब कुछ साइड करना पड़ेगा और देन आप एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज में एक कॉमन गोल और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. आप वहाँ मल्टीपल गोल्स नहीं लेके चल सकते कि आप साइड में धंधा भी खोल रहे हैं और फिर साइड में जॉब भी कर रहे हैं. अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका 100% जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो अपनी न्यू एंटरप्राइज पर ही होना चाहिए, राइट? उसके बाद आता है एबिलिटी टू अडहर टू डेडलाइन सेट. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने सारे टास्क जो है डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करने आने चाहिए. वो जब भी होगा जब आप एक क्विक डिसीजन मेकर होंगे, राइट? अगर आप जो है किसी भी काम को डेडलाइन से पहले नहीं कर सकते तो उसको बहुत ज़्यादा जो उसके नेगेटिव आउटकम्स है वो आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी एंटरप्राइज को भुगतने पड़ेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जितने भी टास्क या जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो डेडलाइन से पहले और विद इन अ लिमिटेड टाइम जो है कंप्लीट हो जाए. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर भी ये इनबिल्ट कैपेबिलिटी होनी चाहिए टाइमली टास्क को कंप्लीट करने की, राइट? एबिलिटी टू रिलाई ऑन कैश फ्लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर स्टार्टिंग ऑफ द टाइम जब आप एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उस समय आप जो अपने पैसा जा रहा है फ्रॉम द कंपनी उस पर ध्यान रखें कि वो जो पैसा है वो किस जगह जा रहा है, राइट? क्योंकि शुरुआत में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है फाइनेंस के अंदर, क्योंकि जो हमारा फाइनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, कम होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं, रिसिप्ट्स है, उसका एक प्रॉपरली आप उसको मैनेज करें कि बाद में आपका जो है शॉर्टफॉल ना हो जाए मनी का.
एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट इन सम ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉयज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं हायर कर रहे हैं या रिक्रूट कर रहे हैं उन पर आप भरोसा रखें। बिकॉज अगर आपके पास कोई टीम है और अगर आपको कोई वो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ चेंजमेंट के लिए सजेशन दे रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उनका वेलकम करें। एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, राइट, जिससे जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो कंटिन्यू मोटिवेटेड रहे और एक जो कॉमन गोल है आप सब मिलके जो है उसको फुलफिल करने के लिए स्टेप्स लें, राइट। तो ये भी एक इनबिल्ट एबिलिटी होनी चाहिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द चीफ कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस हैं, टाटा हैं, बिरला हैं। तो ये जो फैमिली बिजनेस होते हैं इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, राइट। तो वो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, देख, फैमिली आर क्लोजली नीट यूनिट्स ऑफ ब्लड रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद वेरिंग सेट्स ऑफ एस्पिरेशंस, एजुकेशन एंड आइडिया। जो फैमिली बिजनेस होते हैं वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे इसलिए काम करते हैं, नॉट बीइंग कि उनके थॉट्स भी डिफरेंट है, एजुकेशन भी उन्होंने डिफरेंट ली है, आइडियाज़ भी उनके डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज कि वो ब्लड रिलेशन में है इसलिए वो जो है एक साथ काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओनरशिप, कि मालिक कौन बनेगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली बिजनेस के बीच में, राइट। सेकंड वन इज़ क्रिएटिव डिफरेंसेस। कोई सोचता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में प्रोडक्ट बनाना चाहिए, दूसरा फैमिली मेम्बर सोचता है कि इस क्रिएटिव लाइन में प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और जो फैमिली बिजनेसेस नहीं होते उसमें तो एक एंटरप्रेन्योर होता है और वही एक गोल सेट करता है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ उसी चीज़ को ही फॉलो करके जो है एक्शंस लेते हैं। लेकिन फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता, राइट। तो वो प्रॉब्लम कोज करता है। थर्ड वन इज़ कंपनसेशन रिलेटेड इशू। अगर किसी भी थर्ड पार्टी को लॉस होता है तो उसको कंपनसेट कौन करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फैमिली जो मेंबर है वही हमेशा कंपनसेशन करे या वही हमेशा लॉस को बियर करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सभी मेंबर्स होने चाहिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जो भी लॉस हुआ है और थर्ड पार्टी को कंपनसेट करे, राइट। डिसएग्रीमेंट ऑन शेयर्ड विजन। अगर कोई अपना आइडिया प्रेजेंट करता है और सामने से उसको जो है नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं कि भाई उसका आइडिया ठीक नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डीमोरलाइज कर देता है मेंबर्स को। पुअर कम्युनिकेशन, कोई किसी की बात ही नहीं सुनना चाहता। कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सब अपने अपने डिसीजंस बनाकर बैठे हैं कि हमको पर्टिकुलरली ये करना है या हम इस चीज़ को ही कंट्रोल करेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्शन ही देखेंगे। तो जो है कलेक्टिवली एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। सक्सेशन, कि भाई अगर फादर अगर ओनर हैं तो उसके बाद उनके सन होंगे, लेकिन अगर फादर का कोई ब्रदर है और वो अपने बेटे को जो है अगला ओनर बनाना चाहता है फैमिली बिजनेस का, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस एंड सिबलिंग्स रेवलरी, जो सिबलिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से आगे निकलने की सोचते हैं कि वी डू बेटर, और इस वजह से जो है वो जो है कम्युनिकेट भी नहीं करते, आइडियाज़ भी शेयर नहीं करते, और जिससे वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले लेते हैं जो बिना किसी से पूछे लेते हैं, राइट। और फिर बाद में उनको उसके जो है नेगेटिव जो आउटकम्स है उनका सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी को बात नहीं बताना चाहता, कोई नहीं चाहता कि पता चले कि हम जो है नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं इन द बिजनेस प्रोसीजर। लेकिन बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिफोर टेकिंग एनी एक्शन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, और आपको सबसे जो है डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। लेकिन फैमिली बिजनेस में देखा जाता है कि ऐसा बहुत कम होता है। गवर्नेंस, कि भाई किसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, राइट। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं एक फैमिली बिजनेस में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कम हो सकते हैं। पहला है फैमिली एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बना होना चाहिए, सबको जो है उनकी पोजीशन अलॉट होनी चाहिए और हर चीज़ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉसेस हो। फैमिली काउंसिल्स, मतलब मीटिंग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, प्लेस पे, जहाँ सबके डिसीजंस को सुना जाए। टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ही सारी पावर ले रही है या एक ही अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको इक्वल आंसरेबिलिटी जो है मिलनी चाहिए, राइट। फोर्थ वन इज सक्सेशन प्लानिंग, पहले से ही ये होना चाहिए कि इसके बाद जो है नेक्स्ट ओनर कौन बनेगा, राइट, नेक्स्ट मैनेजर कौन बनेगा, तो इस चीज़ को जो है देखना चाहिए। फिफ्थ वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, नॉट ओनली मैन इन पावर बट वुमेन को भी जो है एक अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फेयर कंपनसेशन, अगर किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है तो नॉट ओनली वन पर्सन
सारे पर्सन्स को जो है इक्वली उस लॉस को बांटना चाहिए और थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे एक बिजनेस मैनेज होता है नॉन फैमिली बिजनेस, वैसे ही फैमिली बिजनेस को भी जो है प्रोफेशनली ज़्यादा वर्क करना चाहिए और अपने जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको साइड में रख के कोलैबोरेशंस, सबको जो है एक समानता से सहयोग करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, हर एक पर्सन को जो है इक्वली कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। द इंडियन फैमिली बिजनेसेस आर अल्टरनेटिवली कॉल्ड द बिजनेस हाउसेस। जो इंडियन फैमिली बिजनेस होते हैं उनको बिजनेस हाउसेस बोलते हैं। दे हैव अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हाउस होल्ड और एक्सटेंडेड फैमिली क्वालिटी। वो जो हमारी नॉर्मल फैमिलीज होती हैं उनसे, उनके जो फीचर्स होते हैं वो उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। दे आर डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स इन अ लार्ज रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉमन कंट्रोल बाय फैमिली एंड इट्स मेंबर। उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारी ट्रेड फर्म्स के अंदर जो हैं इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विद एनफ मनी, राइट। इन इंडिया, because of diverse culture, social and ethical composition, the business houses are united through a diversity of association among its group member। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली बिजनेस में सिर्फ एक ही कास्ट के लोग मिले। बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कल्चर, जो पीपल है फ्रॉम डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट आइडियाज़ या फिर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और रिलीजन जो है बिलोंग करते हैं। सो दीज स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज ऑफ फैमिली, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी इज क्लियरली एविडेंट इन द बिजनेस हाउसेज ऑफ फैमिली बिजनेस ग्रुप। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये दिखते हैं फैमिली बिजनेस ग्रुप में। सो द प्रोमिनेंट बिजनेस हाउस इन इंडिया आर, जो प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज हैं वो हैं टाटा है, बिरला है, बजाज है, राइट। तो रोल ऑफ बिजनेस हाउसेस, अब बिजनेस हाउसेस का क्या क्या रोल है। द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय बिजनेस हाउसेज आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द इंडियन बिजनेस हाउसेज आर आइदर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर और फैमिली ओन्ड एंड मैनेज। जो 80% एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में वो फैमिली बिजनेसेस की हैं। दे बीइंग द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो इंडियन इकोनॉमी की एज अ बैकबोन वर्क करते हैं। आर द सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ जीडीपी, बिकॉज जो प्रोडक्शंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस करते हैं। दे आर प्राइमरी स्मॉल एंड मीडियम इन साइज एंड प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो जो फैमिली बिजनेस होते हैं वो मीडियम इन साइज होते हैं या स्मॉल होते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, राइट, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फैमिली बिजनेस जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह या मीडियम साइज इंडस्ट्री जो हर एक लोकेलिटी में होती है, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। उन लोगों को भी जो है वेजेस दी जाती है, लेबर्स को या फिर जो स्टाफ को सैलरी दी जाती है, जिससे कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो बहुत ज़्यादा सुधरता है। सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर, देखिए सोशल अपलिफ्टमेंट ऐसे होती है कि अगर कोई भी बिजनेस हाउसेस है, अगर वो किसी भी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहता है तो उसे वेल्थ क्रिएशन करनी पड़ेगी और सोसाइटी के हित में काम करना पड़ेगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिया या फिर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी या अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी बच्चों को, या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना, राइट। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, देखो दे क्रिएट वेल्थ फॉर द नेशन एंड फैसिलिटेट प्रोग्रेसिव इनकम जनरेशन। जब प्रोडक्शन होती है उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से इनकम मिलती है फ्रॉम द कस्टमर या फिर जो बिजनेस कस्टमर को जो है डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं जो है एक वेल्थ क्रिएशन होती है। और ये जो इनकम आती है ये कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करती है, जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। सो द इनिशिएटिव टेकन बाय देम टू सेट अप द नीड एंटरप्राइज हेल्प इन रिमूविंग स्कार्सिटी ऑफ गुड एज इट रिजल्ट इन ऑफरिंग ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड एट अ चीपर रेट। तो उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास गुड्स की स्कार्सिटी है, कमी है, मंदी है, तो उन लोगों को भी गुड्स मिल पाते हैं क्योंकि ये लोग जो हैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम प्राइस पर बेचते हैं, राइट। उसके बाद आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट तभी होती है जब जो हमारी बिजनेस फैमिलीज़ हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स या कंपनीज़ को उन जगह सेटअप करती है जो बैकवर्ड एरियाज़ है, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है, जिससे क्या होता है कि नॉट ओनली द इंडस्ट्रीज़ बट जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी सुधार होते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रीजनल डेवलपमेंट होना भी एक कंट्री की एक नीड है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में लैंड है, लेबर है, राइट, मशीन्स, टेक्नोलॉजी या नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका बैलेंस्ड वे में यूज़ होना चाहिए, एथिकल यूज़ होना चाहिए, राइट।
उसके बाद है स्टेट द वैल्यूज़ एंड बिजनेस फिलोसफी ऑफ सम रोल मॉडल इन इंडियन बिजनेस। अब बहुत सारे फेमस इंडियन बिजनेसमैन हैं, राइट, तो उनके बारे में हमको बताना है। फर्स्ट वन इज़ धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी द फाउंडर एंड प्रोमोटर ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज इज़ बाय फार द मोस्ट पॉपुलर रोल मॉडल फॉर इंडियन यूथ। हम सब जो है धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, जो कि रिलायंस के को फाउंडर हैं, राइट। एंड ही वॉज बोर्न ऑन 28 दिसंबर 1932 इंटू गुजराती फैमिली, उनका जन्म हुआ था। एंड स्टार्टेड हिज जर्नी विद ओनली अ ड्रीम टू मेक बिग, और उनका एक ही सपना था कुछ बड़ा बन के दिखाने का। हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रैग्स टू इनकैलकुलेबल रिचेस इज़ वेल नोन टू एवरीबडी। उनकी जो एक ये बहुत लंबी जर्नी थी कि फ्रॉम द बेसिक से इतना बड़ा रिच आदमी बनने की, वो जो है हर बंदा जानता है। हिज फेथ इन लार्ज स्केल ऑपरेशन, हिज एबिलिटी टू स्पॉट अपॉर्चुनिटी इन सिचुएशन दैट लुक इम्पॉसिबल मेक हिम द मोस्ट डेयरिंग इंडियन बिजनेसमैन ऑफ ऑल द टाइम। और वो हमेशा चाहते थे कि जो भी वो ऑपरेशंस करे, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वो एक लार्ज स्केल पर हो। उनकी एबिलिटी जो थी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की और उस डायरेक्शन में अपने ऑपरेशंस को करने की, जो उनको हैवी मुनाफा दे, वही उनको एक डेयरिंग इंडियन बिजनेसमैन बनाते हैं, राइट। उनकी वैल्यूज़ थी कि वो ग्रेट विजनरी, वो बहुत दूर तक का सोचते थे, कॉन्फिडेंस थे वो, एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, वो हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हो या उनके फाइनेंस हो या उनकी थर्ड पार्टी से कोई भी डीलिंग हो, और वो इंटेलिजेंट भी थे। बिजनेस फिलोसफी थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचते थे, कुछ अलग करने की सोचते थे और कुछ ऐसा सोचते थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। बी ऑप्टिमिस्टिक, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करते थे और हमेशा डेडलाइन से पहले ही सारे कामों को फिनिश करते थे। बिहेवियर ओरिएंटेशन, इनोवेटिव थे, कुछ नया करना चाहते थे, हमेशा अपने गोल पर फोकस्ड रहते थे। एंड चेंज टू डेवलप, वो बहुत सारे चेंजमेंट टाइम टू टाइम लाते रहते थे, जिससे कि कुछ ऐसा डेवलप हो पाए जिससे बीइंग कि उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी हो प्लस सोसाइटी की डेवलपमेंट भी हो। कैलकुलेटिव रिस्क बेयरिंग, वो पहले ही प्री प्लान्ड जो है डिजायर्ड रिस्क जो है पहले ही पता कर लेते थे और उसके लिए रिजर्व्स बना लेते थे, राइट। उसके बाद आता है नारायण मूर्ति। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स और इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये जो है इन्फोसिस के फाउंडर थे। ही वॉज बोर्न ऑन अगस्त 20, 1946, इनका जन्म हुआ था। नारायण मूर्ति स्टार्टेड हिम एज चीफ सिस्टम प्रोग्राम विद IIM अहमदाबाद। नारायण मूर्ति फाउंडेड इन्फोसिस विद 6 अदर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो उन्होंने इन्फोसिस को फाउंड किया था विद 6 अदर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ। एंड ही हैज़ बीन लिस्टेड अमंग 12 ग्रेटर एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर टाइम बाय फॉर्चून मैगजीन। फॉर्चून मैगजीन के अंदर 12 जो ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर थे उनमें उनका भी नाम था। सो ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्रिएटिंग इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी। उन्होंने इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी विद द एम्पायर वाइडेंड फ्रॉम बेंगलुरु बोस्टन, जो बेंगलुरु से बोस्टन तक फैली हुई थी, राइट। तो इनके अंदर जो वैल्यूज़ थी, हम्बल थे और सेंसिटिव भी थे, डाउन टू अर्थ थे बेसिकली, पैशन एंड परसिवियरेंस, वो पैशनेट थे और उनके अंदर दृढ़ता थी किसी भी काम को करने की। ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉन्ग टर्म गोल विजन, हर चीज़ में वो जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी थी और उनका जो विज़न था वो लॉन्ग टर्म के लिए था, शॉर्ट टर्म विज़न नहीं था, राइट। और कंफर्टेबल विद अनसर्टेन इन्वायरमेंटल डायनामिक्स, इवन तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस भी होते हैं तो वो अडेप्ट कर लेते थे उस चेंजेस को और उस हिसाब से अपनी कंपनीज के ऑपरेशंस को कैरी ऑन करते थे, राइट। बिजनेस फिलॉसफी, कैरेक्टर, पर्सनालिटी और एक चांस, और वो चाहते थे कि अगर उनको एक भी चांस मिले तो वो जो है एक कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे अपने बिजनेस के अंदर जिससे कि उनका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो जाए, राइट। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बनाते थे। बी एथिकल, मतलब हर काम जो है लो के अंडर रहकर ही करते थे और वो सोचते थे कि अगर कुछ डिफरेंट करना है तो वो तभी होगा जब हम इनोवेटिव होंगे, राइट। उसके बाद आता है बिहेवियरल ओरिएंटेशन, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग जिन्होंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो वो बहुत बीइंग रिस्पेक्टफुल थे। काम एंड कंपोज्ड माइंड, बहुत शांत थे। इंटीग्रिटी ऑनेस्ट थे। ट्रांसपेरेंसी, अगर उनको कोई भी आइडिया डिसीजन आता था तो उस चीज़ को खुलकर एम्प्लॉयज़ के सामने प्रेजेंट करते थे, अपनी टीम के सामने, राइट। और वो कोई बात छुपाते नहीं थे, अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता था तो वो अपनी टीम को बताते थे, राइट। और फिर वो उस पर मिलकर काम करते थे, एक कॉमन गोल।
उसके बाद आता है अजीम प्रेमजी। देखिए प्रेमजी वॉज बोर्न इन मुंबई एंड हिज फैमिली हेल्ड फ्रॉम कच्छ इन गुजरात। उनकी फैमिली गुजरात से थी। हिज फादर वॉज अ फेमस बिजनेसमैन नोन एज राइस किंग ऑफ बुर्मा। उनके जो फादर थे वो बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। प्रेमजी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय बिजनेस वीक एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर विप्रो इमर्जिंग एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। तो अजीम प्रेमजी जो है विप्रो के फाउंडर थे, जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। ही टुक ओवर हिज फादर बिजनेस आफ्टर लेटर डेथ। उनके फादर की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने उनका बिजनेस संभाला। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग बेकरी फैट्स, और बाद में उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस किए। उन्होंने कुछ फैट्स से रिलेटेड या इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू किए, राइट। एंड देयर हैज़ बिन नो लुकिंग बैक सिंस देन, और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैल्यूज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनसाइट, बहुत डीप सोचते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, स्टे डाउन टू अर्थ, वो हमेशा हम्बल रहते थे। और बिजनेस फिलॉसफी थी कि इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे वो, राइट। स्ट्रिक्ट टू योर वैल्यूज़, उनके अंदर जो इनबिल्ट वैल्यूज़ थी उसी से ही वो जो है चलते थे और एक्शंस लेते थे। फोकस ऑन स्ट्रेंथ बिकॉज दे हेल्प इन करेक्टिंग वीकनेस, वो हमेशा जो है इवन दो दे आर हैविंग वीकनेस, लेकिन वो हमेशा जो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते थे। हैव फेथ इन वन आइडिया, अगर कोई भी उनके सामने उनका कोई भी आइडिया प्रेजेंट करता था और अगर उनको अच्छा लगता था तो वो उस पर विश्वास करते थे। बिहेवियर ओरिएंटेशन, ओपन डोर पॉलिसी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ कोई भी आइडिया प्रेजेंट करना चाहता है, अगर कोई ऐसा चेंजमेंट प्रेजेंट करना चाहता है जो कंपनी के डेवलपमेंट में हेल्प करे, या अगर वो कोई भी कंप्लेन करना चाहता है, तो उसके लिए जो है अजीम प्रेमजी जो है एक डोर पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने सारे सजेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। मोटिवेट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच, वो हमेशा चेंजमेंट के लिए मोटिवेट रहते थे। फॉर हायर प्रॉफिट, बिलीवर ऑफ फिलंथ्रॉपी, फिलंथ्रॉपी का मतलब होता है उन लोगों की मदद करना जो नीडी है, राइट, तो वो उस चीज़ में बिलीव करते थे। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट 5 रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जॉय एंड एक्साइटमेंट, अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलते हो तो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, जॉय भी होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि इसमें जितने भी एफर्ट्स लग रहे हैं वो आपके खुद के हैं, और अगर सक्सेस मिलती है तो वो भी बिकॉज ऑफ यू ओनली होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट। बीइंग, अगर वो रिस्क भी है, अगर फेलियर भी है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, लेकिन आपको जो है एक अडेप्ट करने की आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए, राइट, कि शुरुआत में हर चीज़ टाइम लेती है बट बाद में वो उतने ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देती है। रैशनल रिम्यूनरेशन एंड पर्क्स, अगर आप किसी भी जॉब पर काम करते हैं ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हैं और लेकिन वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, फिर आप बाद में उनको जाके कह रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है ना, तो उसमें आपको किसी के भी सामने जाकर कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी खुद का धंधा, आप जितना अच्छा काम करेंगे आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स, यहाँ बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हो गया, फाइनेंशियल स्किल्स हो गया, राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो गया। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर आप अगर आप हो तो आप जो है मल्टीपल स्किल्स को जो है अपनी पर्सनालिटी के अंदर इनबिल्ट करते हो। टोटल कंट्रोल, यहाँ पे जो भी आप क्योंकि ये आपका खुद की एंटरप्राइज है, तो जो भी वर्क होगा या कोई भी एक्टिविटी या ऑपरेशन होगा तो बिना आपके परमिशन के नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं टोटल कंट्रोल की जो एक अथॉरिटी है वो भी एक एंटरप्रेन्योर जो है इंजॉय कर पाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वही चेंज, अगर डायनेमिक्स चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के, तो आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मोल्ड कर सको, चेंज कर सको और उस डायरेक्शन में लेके जा सको जहां आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स और ऑप्टिमिस्टिक आउटकम मिले, राइट। फ्रीडम एंड सेटिस्फैक्शन, इससे एक फ्रीडम भी मिलती है अगर आपकी खुद की एंटरप्राइज है और अगर आप खुलकर काम कर रहे हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपके कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स नहीं है, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप जो है कुछ ऐसे डिसीजंस लो फॉर एन एंटरप्राइज जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी टीम को भी इक्वली फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, राइट। तो यहाँ जो है आपका यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ख़त्म होते हैं, राइट। एंड इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।